नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं फिर से लेके प्रस्तुत हूँ 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हेन सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स आर डेलिबरेटली चेंज्ड इन इंडिविजुअल इट इज नोन है। जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो एक तो यहां पर हम जानबूझकर कर रहे हैं ये काम, वी आर डेलिबरेटली डूइंग दिस, और हम यहाँ पर सोशल वैल्यूज और बिलीफ को चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ जो मूल्य हैं और मान्यताएं हैं सामाजिक, इनको हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब हम सामाजिक मूल्यों को या फिर सामाजिक जो हमारे अलग अलग मान्यताएं होती हैं इनको लेके आते हैं तो इसे कहा जाता है सामाजिकरण। इसे कहा जाता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। whenever we are inculcating the values and the beliefs, जब हम मान्यताएं और मूल्यों को लाते हैं तो इसे कहते हैं हम सामाजिकरण। अब यहां पर क्योंकि हम जानबूझकर परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से उसके पास सामाजिकरण हो रखा होगा, अब हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। इनिशियली सोशलाइजेशन वॉज देयर बट वी आर चेंजिंग इट, डेलिबरेटली वी आर चेंजिंग इट। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई माइग्रेट करता है किसी जगह, जब कोई एक जगह से अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है। जैसे गांव से कोई व्यक्ति शहर आएगा या फिर देश से कोई व्यक्ति विदेश जाएगा काम के सिलसिले में, किसी और के सिलसिले में, तो वहां के तौर तरीके उसे सीखने पड़ेंगे, जानबूझकर करेगा वो अपने अंदर परिवर्तन। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसे पुनः सामाजिकरण कहा जाता है, रीसोशलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए उत्तर हम यहां देखेंगे चौथा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर मोर कंसर्न्ड विद द लर्निंग इन, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक डैश में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हम देखें तो जब एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, ये किसके लिए काम करते हैं? ये स्कूल एजुकेशन के लिए काम करते हैं, ये विद्यालयी शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो ये जो विद्यालयी शिक्षा होती है ये फॉर्मल लर्निंग होती है, ये औपचारिक शिक्षा होती है। तो मुख्यतः एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे हमारे पास जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको बेटर किया जाए, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, इस चीज को तय कर रहे होते हैं, इस चीज को यहां पर वो देख रहे होते हैं। तो इसीलिए उत्तर यहां पर पहला रहेगा, फॉर्मल एनवायरनमेंट, औपचारिक वातावरण के नियोजन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, उसके ऊपर वो पूरे का पूरा अपना एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है। इसको कैसे प्लान किया जाए, नियोजित किया जाए और कैसे फैसिलिटेट किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, इसके ऊपर सोच रहे हैं। उत्तर यहां पहला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम हमारे पास क्या है? संगोष्ठी हमारे पास क्या है? तो यहां पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपोजियम होता है, फिर हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, फिर वर्कशॉप होता है। ये सब हमारे पास होते हैं। तो सिंपोजियम भी हमारे पास क्या है? एक डिस्कशन मेथड है, एक चर्चा विधि है। हम किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक प्रकरण के ऊपर कर रहे होते हैं, जबकि ये किसी डिसिप्लिन पे होता है, ये किसी विषय पे होता है। वर्कशॉप हमारे पास हमेशा फंक्शनल होता है, ये कार्यात्मक होता है। जनरली जो होता है हमारे पास हम देखेंगे। तो यहां जब किसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, किसी विषय के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो जनरली सिंपोजियम छोटे लेवल पर होगा क्योंकि टॉपिक है, और जो कॉन्फ्रेंस होगा वो बड़े लेवल पर होगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, एक डिसिप्लिन के लिए किया जाता है, किसी विषय में किया जाता है। और वर्कशॉप जो हमें देखेगा वो फंक्शनल जनरली देखने को मिलता है, कार्यात्मक हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पर दूसरा है, तीसरा है डिस्कशन मेथड, थर्ड रहेगा यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Which profession uses the aptitude test most? अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? तो यहां जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, अभिवृत्ति के जांच की बात करेंगे, तो एक गाइडेंस काउंसलर को, एक मार्गदर्शक परामर्श को, क्योंकि उसे गाइड करना है, इसीलिए उसको बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या फिर दूसरे जो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे उसको जांचना पड़ेगा।
अभिरुचि, अभिवृत्ति या दूसरे व्यक्तित्व जो लक्षण है उनकी जांच करनी पड़ेगी। तो इन सब जांच को करके ही वो मार्गदर्शन कर पाएगा। तो जो काउंसलर होता है, जो परामर्शदाता या परामर्शक होता है, उसको परामर्श देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आवश्यकता रहेगी बच्चे को पहचानने की, बच्चे के लक्षणों को पहचानने की। इसके लिए उसे अलग अलग तरह के परीक्षण करने होंगे। तो उन्हीं परीक्षणों की श्रेणी में हम देखते हैं। तो उत्तर यहां हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Trisha is an 8-year-old girl who confidently performs arithmetic tasks that involved adding or subtracting 0 from a number. According to Piaget, which cognitive ability enables Trisha in understanding the concept? त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणितीय कार्य करती है, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना यह घटना शामिल है। प्याजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है? तो यहां अगर हम त्रिशा को देखें तो एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग 0, शून्य को संख्या से जोड़ना या घटाना हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां डिसेंटरिंग नहीं है। डिसेंटरिंग क्या करती है? डिसेंटरिंग करती है हमें विभिन्न तरह के जो हमें अलग अलग तरह के जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको एक साथ समझने के लिए मदद करती है। तो डिसेंटरिंग यहाँ पे नहीं है। फिर हम देखें कंजर्वेशन, संरक्षण हमें किसकी ओर लेके चलता है? ये मूर्तता की ओर लेके चलता है, जबकि 0 हमारे पास क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक अमूर्त कंसेप्ट है। शून्य हमारे पास एक अमूर्त अवधारणा है और 0 को हम मूर्त में नहीं देखेंगे। संरक्षण, कंजर्वेशन हमें मूर्त देता है। रिवर्सिबिलिटी हमें फिर से मूर्त को देगा। तो यहां पर जो हमें देखने को मिलता है वो है लॉजिकल रीजनिंग, तार्किकता, जो कि अमूर्त होती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो 0 का कंसेप्शन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन है। शून्य जो हम देखेंगे वो हमें एक क्या देखने को मिल रहा है? अमूर्त अवधारणा देखने को मिल रही है। उसके हिसाब से हम यहां पर देख रहे हैं। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी अवधारणाएं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। अन्य प्रश्न लेके फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा जल्द ही। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।